Assalamualaikum students, welcome to the 23rd lecture of analytic number theory. लेक्चर नंबर 22 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ प्रूव किया था. एक मिनट के लिए अगर उसको लिख के देखें तो हमारे पास दो प्राइम्स हैं P और Q, और हम उनके लेजेंडर सिंबल को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. जो हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ था वो ये था कि P और Q का लेजेंडर सिंबल और Q और P का लेजेंडर सिंबल बराबर होगा -1 रेज़ टू पावर P - 1/2 इंटू Q - 1/2. और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी कि ये हमारे पास बहुत स्पीडी प्रोसेस है. अगर हम इससे पिछले जो मेथड यूज़ किए थे उनके थ्रू देखें तो हमारे पास जो कई जगहों की पावर की रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, हम फर्दर नहीं जा सकते. लेकिन अगर हमारे पास ये है तो हम हर चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं. तो इसके साथ ही हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो कंक्लूड हुआ था. तो आज हम जो है कुछ एक्सरसाइज देखना चाहते हैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ की. और जो इससे पिछले टॉपिक किया था हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का, प्रिमिटिव रूट्स का, और प्रिमिटिव रूट्स कितने होते हैं, और फिर अगर एक आप सेट लें और उसके अंदर मॉडुलो n के अंदर कंसिडर करें तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं. इस तरह की कुछ एक्सरसाइज जो हमारे पास आयलर और फर्मा जो थ्योरम्स थे उसके बाद की जो टॉपिक्स थे उनकी कुछ एक्सरसाइज देखना चाहते हैं. तो एक दफ़ा पहले रिव्यू करते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज का. क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी हमारे पास वो ये थी कि x² इज कंग्रुएंट टू a mod p. मैं प्राइम फिक्स कर रहा हूँ. इसका सोल्यूशन ढूंढना था हमें कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं. तो जनरल प्रॉब्लम ये है x² इज कंग्रुएंट टू a mod n. कोई भी आप n कंसिडर कर लें तो n के अंदर आपके पास ऐसे नंबर पड़ा हुआ है जो कि इस पोलिनोमियल कंग्रुएंस को सेटिस्फाई करते हैं. हम अगर एग्जांपल ले जो कि हम कई दफ़ा देख चुके हैं, x² इज कंग्रुएंट टू 2 mod 5. तो हम x की जगह एक ऐसी वैल्यू लगाना चाहते हैं, अगर मैं इसके अंदर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊं mod 5 के हिसाब से तो वो इस कंग्रुएंस को सेटिस्फाई करें. तो हमने देखा कि अगर हम 0, 1, 2, 3 और 4 ये सारे नंबर ले लें तो इनके स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 which is basically 3 square is 9 but in mod 5 it is 4, and then 4 square is 16 which is 1. तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर x की लिए नहीं है सच दैट कि हम उसका स्क्वायर करें तो वो इसको सेटिस्फाई करते हैं. अगर कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जितने भी आप नंबर लेंगे वो इनमें से किसी एक कंग्रुएंट होगा, क्योंकि 5 के लिए टोटल ऑप्शंस ही हैं. अगर वो किसी एक कंग्रुएंट होगा तो इधर इसको होना चाहिए था, इधर नहीं है. कोई भी इधर ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट होकर इस कंग्रुएंस को सेटिस्फाई कर दे. इसका मतलब है कि इट हैज नो सॉल्यूशन. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हम फर्मा थ्योरम और आयलर थ्योरम जब हमने किए थे तो एक आयलर क्राइटेरियन किया था. आयलर क्राइटेरियन ये था कि x² इज कंग्रुएंट टू a mod p का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर a रेज़ टू पावर p - 1/2 कंग्रुएंट हो जाए 1 mod p के, और नहीं करेगा नो सॉल्यूशन अगर a रेज़ टू पावर p - 1/2 कंग्रुएंट हो जाए -1 mod p के. इसके पीछे जो हमारे पास जो स्ट्रेटजी थी वो ये वाला थ्योरम था कि AP - 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod p. दिस इज एग्जैक्टली फर्मा-रिडल थ्योरम. और फिर इसके साथ अगर आप इसके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमने कहा कि ऐसे दो ऑप्शंस आती हैं, या 1 आ सकता है या -1 आ सकता है. 1 के लिए इसका सोल्यूशन बन जाएगा और -1 के लिए इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा. तो हमने इसको फिर कंबाइन किया एक न्यू नोशन के साथ. जो न्यू नोशन हमने डिसाइड की वो थी लेजेंडर सिंबल की. लेजेंडर सिंबल हमने सिंपली ये नोशन रखी, ये ना कोशेंट है, ना ये फ्रैक्शन है, और ना इस ब्रैकेट का कुछ मतलब है. ये एक नोटेशन है. a p से रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी कि p से पीछे जितने पड़े हुए हैं उनमें से कोई भी a चूज किया जा सकता है. तो a/p का आंसर 1 आएगा अगर इस कंग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ दिस कंग्रुएंस देन इट इज -1. तो ये जो लेजेंडर सिंबल है ये सिर्फ दो वैल्यूज ले सकते हैं. एग्जैक्टली जिस तरीके से ये आयलर क्राइटेरियन जो था ये दो वैल्यूज ले रहा था. तो हमने इन दोनों को कहा कि क्योंकि ये दोनों सेम बिहेव करते हैं तो इसका मतलब है कि इनको कंबाइन किया जा सकता है, आयलर क्राइटेरियन को
और लेजेंडर सिंबल को। यानी कि a और p is congruent to a raised to power p minus 1/2 mod p। ये दोनों ने एक जैसा बिहेवियर रखना है, क्योंकि अगर आप एक कंग्रेंस लिखेंगे x स्क्वायर इज congruent टू a mod p, तो या इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। ये दोनों एग्जॉस्टिव हैं, टोटली कंप्लीटली एग्जॉस्टिव पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। तो अगर होगा तो ये a बाई पी भी आंसर 1 देगा, ये भी आंसर 1 देगा, और किसी भी कंग्रेंस क्लास के अंदर 1 1 के बराबर होगा, क्योंकि उसका डिफरेंस 0 आ जाएगा और 0 को हर नंबर डिवाइड करता है। तो आपने इधर p की जगह जो मर्जी लगाया हो, ये 1 कंग्रेंट 1 के रहेगा। इस तरीके से अगर -1 आ जाएगा, इधर भी -1 आ जाएगा, तो -1 कंग्रेंट टू -1 रहेगा, वॉट एवर द मॉड इज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों सेम काम करते हैं। इसके थ्रू हमने बहुत सारे रिजल्ट किए। जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला रिजल्ट हमने इससे डिवाइस किया, सबसे पहले तो कुछ देखे कि अगर स्क्वायर आ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इधर स्क्वायर आने से वो हमेशा 1 आता है, इसलिए कंग्रेंट जो है वो जो हमारे पास x स्क्वायर इज कंग्रेंट टू a mod p जो कंग्रेंस है उसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज की इस तरह की कि अगर a b p के ऊपर हो तो उसको स्प्लिट किया जा सकता है, a p के साथ और b p के साथ। फिर किया कि जैसा अभी मैं बता रहा था कि स्क्वायर हो तो वो हमेशा बराबर आएगा 1 के, क्योंकि हम बेसिकली इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। तो अगर आपने इधर भी स्क्वायर ही रखा हुआ है तो आपके पास ऑब्वियस सोल्यूशन नजर आ रहा है कि इस कंग्रेंस का सोल्यूशन a है, क्योंकि a रखेंगे तो इस साइड पे a स्क्वायर है, उधर भी a स्क्वायर है। दोनों साइडों पे अगर नंबर एग्जैक्टली सेम हो जाए तो कंग्रेंस तो वैसी सेटिस्फाई हो जाएगी। इन प्रॉपर्टीज को करने के बाद जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने किया वो गॉस लेमा था, जो बेस था बेसिकली क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ की। अगर आप देखें तो उसकी बेस के ऊपर सारे के सारे रिजल्ट हमने डिवाइस किए। हमने कहा कि a और p के साथ आप कोई नंबर चूज कर लें जो रिलेटिवली प्राइम है, और आपने ये डिसाइड करना है कि a बाई p किसके बराबर आएगा। यानी कि आपने लेजेंडर सिंबल कैलकुलेट करना है, यानी कि x स्क्वायर इज कंग्रेंट टू a mod p का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। गॉस लेमा ये कहता है कि आप एक सेट कंस्ट्रक्ट करें S, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं a 2a 3a अप टू p माइनस 1/2a तक। सो मैंने 1 बेसिकली यहाँ a के साथ 1 लगा हुआ है, तो 1 को चलाया p माइनस 1/2 तक, और मैंने अब n नाम रखा काउंट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम S whose remainder is less than p/2 when divided by p। और यहाँ मैं एक assumption रखी थी कि p एक odd प्राइम होगा, क्योंकि इवन का केस यानी कि p इज इक्वल टू 2 वाला मैंने सेपरेटली कर लिया था। सो उसको भी एक दफा स्टेट करते हैं। तो गॉस लेमा ने हमें ये n अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लें तो गॉस लेमा कहता है कि इसका आंसर -1 की पावर n होगी। यानी कि आपने सिर्फ इसकी पैरिटी चेक करनी है कि अगर n इवन है तो a बाई p जो है उसका आंसर 1 आएगा, और अगर n ऑड है तो a बाई p का आंसर -1 आ जाएगा। -1 मीन्स के जो x स्क्वायर इज कंग्रेंट टू a mod p जो हमारे पास क्वाड्रेटिक कंग्रेंस है, दैट इज नॉट सॉल्वेबल। इसको एक मिनट के लिए सिर्फ देखने के लिए, स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज के मैं चेक करना चाहता हूं 5 जो है वो कंग्रेंट है 17 के अंदर या नहीं। तो ये क्या आएगा। सो मेरे पास p की वैल्यू 17 है और a की वैल्यू 5 है। मैंने सेट S कंस्ट्रक्ट करना था जो a 2a से लेके p माइनस 1/2a तक जाएगा। तो p माइनस 1/2a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। p माइनस 1/2 इज 17 माइनस 1 16/2 इंटू 5। सो इट इज 8 इंटू 5 विच इज 14। तो मेरे पास सेट S जो बनेगा वो स्टार्ट हुआ 5,
फिर 5 2s are 10, 5 3s are 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि p/2 की वैल्यू क्या होगी, 17/2 विच इज 8.5। तो ये क्वेश्चन जो हमने जिस तरह लास्ट में देख रहे थे, ये क्वेश्चन तो पैदा हो ही नहीं सकता कि अगर उसका रिमाइंडर एग्जैक्टली p/2 के बराबर आ जाए फिर क्या होगा, क्योंकि p/2 जो है वो एक इंटीजर ही नहीं है, तो इसलिए एग्जैक्टली p/2 नहीं आ सकता। जब मैं थ्योरम का प्रूफ कर रहा था तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट क्लियर किया था। सो हम काउंट करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स s में से जो अगर डिवाइड किया जाए 17 के साथ तो आंसर 8.5 से कम देते हैं, विच आर लेस देन दिस p/2। सो 5 जो है क्या लेस है 8.5 से, क्योंकि मैं रिमाइंडर मॉड 17 में देखना है तो 5 के साथ तो डिवीजन स्टार्ट नहीं होगी, तो 5 लेस देन 8.5 है, एक आ गया। 10 को रिमाइंडर अगर 17 के अंदर देखूं तो 10 ही आएगा। क्या 10 लेस देन 8.5 है? नहीं, 10 इज ग्रेटर देन 8.5। देन 15 है, 15 को मॉड 17 में देखूंगा तो 15 ही आएगा, 15 भी ग्रेटर देन 8.5 है। देन 20 है, 20 को अगर मैं मॉड 17 में देखूंगा तो 20 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 3 के मॉड 17 में, और 3 जो है वो लेस है 8.5 से। देन 25 को देखूंगा, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें से 17 अगर निकाल दिया जाए तो बाकी 8 बचेगा, एंड 8 इज लेस देन 8.5। देन आ गया 30 is congruent to 13 mod 17 and it is greater than 8.5. Then 35 आ गया आपके पास, इसके अंदर से 17 2s are 34 और बाकी बचा ये 1 के, तो 1 is less than 8.5. Then हमारे पास 40 आया, तो 7 2s are 34, बाकी 6 बचा, so 40 is congruent to 6 which is less than 8.5. तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो लेस देन 8.5 है? सो ये p/2 की वैल्यू है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 और 5 टोटल थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के अंदर से 5 ऐसे हैं जो कि ग्रेटर लेस देन 8.5 हैं, और बाकी ये वाला 1 2 और 3 ये ऐसे हैं जो कि ग्रेटर देन 8.5 है। मैं चेक कर रहा था कि 5 और 17 का आंसर क्या आएगा, तो वो -1 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो चूज करने थे जो लेस देन p/2 है। इट इज -1, दिस मीन्स के x स्क्वायर congruent to 5 mod 17 has no solution. सो ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन थी जो हमने रिजल्ट किया, हमने बकायदा इसका प्रूफ किया। अब हम अगर आप ज़हन पे एक दफ़ा जोर दें तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि गॉस लेमा जो है कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हमें एक नया कोई रिजल्ट चाहिए जिसको हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो हम फाइनली जा रहे हैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ की तरफ, और क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ जो है वो कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी स्ट्रांग। अभी हम देखेंगे, एक दफ़ा दोबारा एग्जांपल कंसिडर करेंगे। आप कोई भी 9 नंबर्स कंसिडर करें, वो आपको 4-5 स्टेप्स के अंदर बता देगा कि वो उसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या नहीं है, तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेंगी। तो जो फर्स्ट स्टेप था कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो ये था कि अगर मेरे पास इसको मैं ऐसे रिजल्ट लिखता हूँ, ए और पी जो है उनका जीसीडी 1 है, तो a/p की वैल्यू जो है वो -1 रेज़ टू पावर n वेरी करेगा 1 to p - 1/2, और ब्रैकेट फंक्शन k/a/p का। सॉरी, मैं इधर वेरिएशन k की ले लेता हूँ क्योंकि मैं इधर अंदर k रख रहा हूँ। तो k 1 से p - 1/2 करेगा, इधर k/p लगा दिया और इधर a/p। तो इसका जो भी सम आएगा वो -1 के ऊपर लगने से आंसर बता देगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मुझे 2 ही आंसर चाहिए, या 1 चाहिए या -1 चाहिए। तो जो लास्ट हमने एग्जांपल किया, देखते हैं कि उससे हमें कोई फायदा पहुंचता है क्या, हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट होती है या नहीं। तो मेरा प्रॉब्लम वही है 5 और 17 को डिसाइड करना। मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब ये जो सम है ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये सम कैलकुलेट हो गया तो फौरन आंसर आ जाएगा। k1 to p - 1/2, so p in this case is 17,
and p minus 1 is 17 minus 1 which is 16 and p minus 1 by 2 is 8. तो k 1 से 8 तक जाएगा, k मल्टीप्लाई होगा a से which is 5, तो इधर लिख देता हूँ 5k डिवाइडेड बाय p is 17, ये आपके पास आ जाएगा. सो अगर मैं इस सम को लिखूं तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 5 by 17, देन 10 by 17, यहां तक के k की लास्ट वैल्यू 8 है, सो इट इज 40 by 17. सो 5 by 17 का आंसर 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा. जब उसके ऊपर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन यूज करेंगे तो 0 आंसर दे देगा. 10 के ऊपर भी 0 देगा. नेक्स्ट 5 3 15, 15 फिर छोटा है तो उसके लिए भी 0 देगा. देन 5 के मल्टीपल्स, सो अगर मैं मल्टीपल सिर्फ लिख लेता हूँ 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40. सो यहाँ 5 से लेके 40 तक के मल्टीपल्स देखिए मैंने, नीचे 17 है, तो इन तीनों का मैंने देख लिया कि क्या आएगा. अगर 20 by 17 हो तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 1 लिख लेगा. अगर 25 हो तो फिर भी 2 टाइम्स तो नहीं हुआ, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 लिख लेगा. देन 30 अगर हो तो 17 2 34, फिर भी लेस देन 2 है तो फिर भी 1 आएगा. 34 पे ये आंसर 17 2 34, 2 पॉइंट समथिंग देगा, तो इधर 2 आ गया. और इधर भी अभी भी ये 3 से कम है, 17 3 51, तो 17 2 34, तो ये 2 पॉइंट समथिंग देगा. तो इट इज अगेन 2, ब्रैकेट फंक्शन इज 2. तो ये मेरे पास सम हो के आ रहा है 2 + 2 4 5 6 7, इसका आंसर 7 आ रहा है. तो 5 by 17 का जो आंसर है दैट विल बी -1⁻7 विच इज -1. जैसे दो चीजें क्लियर होती हैं. एक चीज कि जो गॉस लेमा के अंदर हमारी जो पावर थी n, वो डायरेक्टली ये वाली पावर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैंने जब उसको काउंट किया तो वो मेरे पास n की वैल्यू 5 दे रहा था इस लास्ट केस के अंदर, क्योंकि वो 5 ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि p/2 से कम रहते थे. इधर वो पावर डिफरेंट है. तो मैं इसकी बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि ये सेम कैलकुलेशंस नहीं है. मतलब हमने कैलकुलेशंस को एक तो इम्प्रूव किया है, हमारे पास रेडियली तेजी से ज्यादा आ गया, मुझे कंग्रेसेस सॉल्व नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गॉस लेमा मुझे कंग्रेसेस सॉल्व करनी पड़ी है. तो उसी की बेस के ऊपर रिजल्ट है गॉस लेमा पे, लेकिन ज्यादा पावरफुल है कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो वो पावर है वो भी चेंज हो गई है. तो पावर चेंज होने से प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी हो जाए, उसकी पैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. अगर दोनों के अंदर, इसके अंदर गॉस लेमा में भी इवन थी तो इधर भी इवन आनी चाहिए थी, और अगर उधर ऑड थी तो इधर भी ऑड आनी चाहिए थी. तो वो इसी तरीके से रही है. उसके बाद हमने फाइनली अपना जो रिजल्ट है इन दोनों रिजल्ट्स की बेस के ऊपर प्रूव किया कि अगर P और Q दो प्राइम है, से ऑड प्राइम्स, तो मैं P Q का लेजेंडर सिंबल की मल्टीप्लिकेशन Q P के लेजेंडर सिंबल से बराबर होगी -1 P -1/2 इंटू Q -1/2. तो इस साइड के ऊपर हमारे पास लेजेंडर सिंबल्स लिखे हुए, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन राइट साइड जो है वो फौरी रेडिबली कैलकुलेटिव है. मैं P और Q क्या मुझे वैल्यू देंगे तो मैं फौरन यहाँ P और Q लगाऊंगा, डिवाइड करूंगा और मुझे इस साइड का आंसर मिल जाएगा. और फिर मैं उनको यूज करूंगा इनकी वैल्यूज बताने के लिए. अगर एक की पता है, सो ये टोटल एक क्वांटिटी लिखी हुई है, इसमें एक ये क्वांटिटी है P और Q का लेजेंडर सिंबल, एक क्वांटिटी है Q और P का लेजेंडर सिंबल, और एक है -1 P -1/2 और Q -1/2. इन तीनों क्वांटिटीज में से एक ये फौरन निकल आएगी, एक किसी और का पता लग जाए तो दूसरी निकल आएगी. तो मैं इसको रिपीटेडली रिकर्सिवली यूज करूंगा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले देखते हैं कि हम इस जो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ है इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या क्या बना सकते हैं. अब ये -1 की पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि मेरा कंसर्न इसको पता लगाने से है कि इवन कब आएगा और ऑड कब आएगा. अगर P और Q ऑड प्राइम्स हैं तो मैं P और Q को mod 4 के अंदर देखना चाहता हूँ,
कि मॉड 4 के अंदर ये क्या आंसर देंगे। मॉड 4 के अंदर ये दो आंसर दे सकते हैं, या 1 और या 3। क्यू के लिए भी यही कंडीशन होगी, या वो 1 देगा या 3 देगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो 0 दे देगा तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर ऑड नहीं रह सकता। अगर रिमाइंडर 2 दे देगा तो फिर भी वो इवन नंबर हो जाएगा, और मैं ये अज्यूम करूँ कि पी और क्यू ऑड प्राइम्स हैं। तो इसका मतलब है कि 4 के साथ अगर आप एक ऑड नंबर को डिवाइड करें तो उसके लिए सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या उसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए और या उसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अब हमारे पास इसका मतलब है कि पी और क्यू के पास सिर्फ दो फॉर्म्स हैं। सो अगर 1 का है तो 1 + 4k टाइप का है, और अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 3 + 4k टाइप का है। अब इन दो नंबर्स को हम ये देखना चाहते हैं जो ऊपर लगे हुए हैं कि इवन कब होते हैं और ऑड कब होते हैं। तो मैं किसी एक प्राइम को चूज करता हूं, p को। इफ p इज 4k + 1 टाइप एलिमेंट, तो p - 1/2 की कैलकुलेशन क्या होगी, 4k + 1 - 1/2, 1 1 से कैंसिल हो गया तो 2k। ये वाला हिस्सा जो है 2 का मल्टीपल हो गया। अगर 2 का मल्टीपल है, आगे जो मर्जी लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 into समथिंग इज ऑलवेज इवन। तो अगर सिर्फ एक पहला प्राइम भी 4k + 1 का हो गया है, तो इसका मतलब है कि p और q और p की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि -1 की पावर इवन आ गई। तो अगर इवन आ गया तो ये 1 आ जाएगी। और अगर p and q both are of form 4k + 3, तो फिर क्या होगा, p - 1/2 के अंदर 4k + 3 - 1/2 करें तो आपके पास अंदर से कैंसिल हो गया आएगा 2k + 1, क्योंकि 3 - 1 2 हो गया, 2 इधर से कैंसिल हुआ तो 2 क्या आया, और 2 के साथ कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। और q - 1/2 भी इसी टाइप का है, तो वो भी आंसर आपको ये देगा। k की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, 2k + 1 है। ये नंबर जो है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है k की क्या वैल्यूज है, मुझे सिर्फ पैरिटी से कंफर्म है कि इवन है या ऑड है। तो ये नंबर ऑड नंबर है, ये नंबर ऑड नंबर है। पावर के अंदर दोनों ऑड लगे हों तो आंसर आपके पास ऑड आएगा। इसका मतलब है कि p और q और p का आंसर -1 आएगा इस केस के अंदर। अगर ये दोनों जो है 4k +, अगर ये दोनों 4k + 3 टाइप के हैं, तो फिर हमारे पास जो लेजेंडरी सिंबल दोनों मल्टीप्लाई होके -1 आंसर देंगे। इधर हमारे पास सिर्फ एक भी इनमें से अगर 4k + 1 टाइप का हो जाए तो इसका आंसर 1 होगा। अब क्योंकि ये लेजेंडरी सिंबल है, तो लेजेंडरी सिंबल की जनरल जो डेफिनेशन है उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ये आंसर 1 दे सकता है या ये -1 दे सकता है। अगर मैं लेजेंडरी सिंबल का स्क्वायर कर लूं तो 1 का स्क्वायर मुझे 1 देगा। व्हाट अबाउट -1? -1 के स्क्वायर ने भी मुझे 1 देना है। इसका मतलब है कि अगर लेजेंडरी सिंबल की व्हाटसोएवर जो मर्जी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करने से इसने आंसर 1 ही देना है। अगर मैं इस केस को के ऊपर किसी एक प्राइम जो भी मेरे पास लेजेंडरी सिंबल था उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, पी क्यू, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि मैं पी क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यू पी क्यू आ गया। मेरे पास ये इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन बन रही थी। इसके दोनों साइडों पे मैंने लेजेंडरी सिंबल पी क्यू का जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक पी क्यू और आया तो उसने उसका स्क्वायर बना दिया, इधर क्यू/पी और इस साइड पे पी क्यू आ गया। ये तो कोई भी आपके पास लेजेंडरी सिंबल हो, इसका स्क्वायर तो 1 ही होना है। इसका मतलब है कि ये आंसर क्या दे रहा है, क्यू पी इज पी क्यू, अगर इस टाइप के। और अगर ये वाली आप मल्टीप्लाई करें, फिर वी वाला काम करते हैं, दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू पी वैसे ही आ गया, और इधर माइनस ऑफ पी एंड क्यू आ जाएगा। ये स्क्वायर 1 होगा, दिस मीन्स कि क्यू पी इज इक्वल टू माइनस पी एंड क्यू। तो इधर के लिए मेरे पास ये केस बना। तो ओरिजिनली अगर दोनों में से एक प्राइम भी 4k + 1 टाइप का होगा तो मैं, इसका मतलब है कि रेसिप्रोसिटी डायरेक्ट कर सकता हूँ, पी क्यू का आंसर और क्यू पी का आंसर सेम आएगा। और अगर मेरे पास दोनों 4k + 3 टाइप के प्राइम्स हैं तो फिर मुझे उसके अंदर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब ये
आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप देख चुके हैं कि पी क्यू लेजेंडर सिंबल का मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू पी मॉड क्यू हैज अ सॉल्यूशन, और क्यू पी का मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू क्यू मॉड पी हैज अ सॉल्यूशन। तो अगर आप दो प्राइम्स डिफरेंट ले लें, से पी की वैल्यू 5 ले लें और क्यू की वैल्यू 17 ले लें जैसे हम देख रहे थे, तो ये दोनों कांग्रुएंस बिल्कुल डिफरेंट बनती हैं। एक्स स्क्वायर इज 5 मॉड 17 एंड एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू 17 मॉड 5। दोनों डिफरेंट कांग्रुएंसेस हैं, उनका आपस में ऐसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास ये क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ ना हो। तो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ के तहत अब हम करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि हमने अब रिवर्स कैसे करना है। तो अब मेरे पास जो फाइनल आ रहा है वो ये रिजल्ट आ रहा है कि पी क्यू का जो लेजेंडर सिंबल है वो बराबर होगा क्यू पी के लेजेंडर सिंबल के इफ एनी ऑफ द प्राइम इज ऑफ द फॉर्म 4k+1 और पी क्यू माइनस क्यू पी आएगा लेजेंडर सिंबल इफ बोथ आर ऑफ द फॉर्म 4k+3। तो मैं अब डायरेक्टली अप्लाई करता जाऊंगा इनको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी हमने जब डिस्कस किया था इसी कैलकुलेशंस, तो मैंने बताया था कि ये पी और क्यू दोनों प्राइम है, तो ये रेसिप्रोसिटी लॉ सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब ऊपर भी प्राइम पड़ा हो और नीचे भी प्राइम पड़ा हो, अदरवाइज मैं उसको रिड्यूस करूंगा। रिड्यूस किस रूल के तहत करूंगा, वो मेरे पास यही है कि ए अगर कांग्रुएंट हो बी मॉड पी के, तो इनके लेजेंडर सिंबल आपस में सेम आएंगे। तो अगर मेरे पास एक बड़ा नंबर गिवन है तो मैं उसको रिड्यूस करता जाऊंगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा। और सेकंड, अगर मेरे पास डिकम्पोजिशन लिखी हुई है यानी कि ए बी और पी लिखा हुआ है, यानी कि प्राइम नंबर आपने पकड़ा, वो प्राइम नंबर जो है वो आपको पता लगा प्राइम नंबर नहीं है बल्कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं उसको स्प्लिट कर लूंगा ए पी और बी पी। अगर फर्दर पता लगा कि ए मजीद अब प्राइम नहीं है तो मैं फिर इसको स्प्लिट कर लूंगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ये कहता है कि हर नंबर के प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है, तो एक ना एक लेवल ऐसा जरूर आएगा कि आपके पास स्प्लिट करने के बाद एट द एंड आपके पास ऊपर प्राइम्स बच जाएंगे। तो ऊपर प्राइम बच गया, नीचे प्राइम आ गया, अब आप अप्लाई करते जाएंगे। और इसके लिए ये कंडीशन हमने रखी हुई है कि पी और क्यू जो है वो दोनों ऑड प्राइम्स हैं। इवन नंबर्स के लिए हमने क्या कंसिडर किया था, तो इवन के लिए जारी बात है कि मुझे 2 का केस कंसिडर करना है बाकी के साथ, क्योंकि बाकी तो कोई और इवन है नहीं है। तो अगर मैं एक नंबर को इवन ले भी लूंगा तो दूसरा मुझे ऑड प्राइम ही लेना पड़ेगा। तो 2p के लिए हमने जो दो केस बनाए वो ये था कि 1 आंसर देगा अगर वो 8k+1 टाइप का हो प्राइम, या 8k+7 टाइप का हो, और 2 और p जो है वो आंसर देगा -1 अगर वो 8k+3 टाइप का है या 8k+5 टाइप का। सो क्योंकि ये प्राइम की बात हो रही है, तो प्राइम नंबर है तो अगर 8 के आप रिमाइंडर्स देखेंगे तो सिर्फ ऑड रिमाइंडर्स यही बचते हैं 1, 3, 5 और 7। किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं। सो हम जो पहली एग्जांपल देखते हैं 5 और 17 की। 5 और 17 के अंदर से एक प्राइम है 5 और दूसरा प्राइम है 17। ये कांग्रुएंट किसके है, मैं डायरेक्टली ये चेक कर रहा हूँ। मैं चेक करने के लिए कि 1+4 के टाइप है या 3+4 के है, तो मैं सिर्फ रिमाइंडर चेक कर लेता हूँ। ये 1 mod 4 है और ये 4 16 और 16 के अंदर 1 17, तो ये भी 1 mod 4 है। तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही 1 mod 4 हो गए। इनमें से अगर कोई एक भी 1 mod 4 होता तो ये रिवर्स हो सकती थी। इसका मतलब है कि 5 और 17 का जो लेजेंडर सिंबल आएगा वो 17 और 5 का आएगा। अब ऊपर एक नंबर 17 आ गया। 17 mod 5 में किसके बराबर है, 17 इज कांग्रुएंट टू 2 mod 5। क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में कांग्रुएंट हैं, तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि अगर कांग्रुएंसेस सेम हो तो उनके लेजेंडर सिंबल भी सेम आएंगे। इसका मतलब है कि ये बराबर आ गया 2 और 5 के। फौरन मैं इसमें से देखूंगा कि 5 किस टाइप का है। 5 को अगर मैं 8 पे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 5, ये इस टाइप का। इसका मतलब है इसका आंसर -1 है। तो मैंने ये एक स्टेप के अंदर सिंपल तरीके से कर लिया।
जो कि बेस उन्हीं रिजल्ट पे कर रहा है जिनको हम नाइवली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल फंडामेंटली के सिर्फ रिजल्ट पकड़ें गॉस लेमा और देखें किस तरह आता है। तो चीज़ें तो वही हैं, लेकिन अब हमारे पास जो लॉ है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, सोफिस्टिकेटेड है। एक और नंबर पे इसको कैलकुलेटिवली चेक करते हैं और फिर एक दो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ 23 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है 37 के अंदर या नहीं। तो बेसिकली मैं कंग्रेंसी चेक कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज कंग्रेंट टू 23 मॉड 37। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो 23 और 37 का जरा एग्जामिन कर लेते हैं। 23 जो है वो 3 मॉड 4 है, 4 5 is 20 एंड 37 इज 1 मॉड 4, 4 9 is 36। एक भी इन दोनों में से 1 मॉड 4 यानी कि 4 के प्लस 1 का हो गया है, तो ये डायरेक्टली रिवर्स की जा सकती है। 37 23 से बड़ा है, रिड्यूस कर लेते हैं। 23 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, बाकी आपके पास 7 प्लस 7 14 बचेगा, 14/23। अब इधर 14 एक प्राइम नंबर नहीं रहा। अब मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 23 का लेजेंडर सिंबल, ये बराबर होगा 223 और 723 के लेजेंडर सिंबल के। 223 का आंसर डायरेक्टली इधर से आ जाएगा, सिर्फ ये देखते हुए कि 23 किस टाइप का प्राइम है इन चारों में से। और 7/23 मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, तो पहले इसको इधर तक कर लेते हैं। 2/23 जो है, 23 को अगर मैं 8 पर डिवाइड करूं तो 8 2s are 16 एंड 8 3s are 24। तो 23 is congruent to 7 mod 8। So 8 2s are 16 और बाकी बचा ये इस टाइप का। इसका मतलब है कि ये 1 आ जाएगा, इधर सिर्फ 7 और 23 रह गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। इन दोनों में से 7 जो है वो किस टाइप का प्राइम है, 3 mod 4 का है। 23 भी 3 mod 4 का है, दोनों 3 mod 4 के आगे हैं। अब ये एक माइनस का साइन देगा 23 7 करने के लिए। इसको फिर रिड्यूस कर लेते हैं। 7 को अगर कंग्रेस क्लासेस देखें तो 7 1 is 7 2 is 14 7 3 is 21, 2 और 7 आ गया, क्योंकि 23 is congruent to 2 mod 7। इधर 2 आ गया। अब 2/7 का आंसर क्या आएगा, नीचे वाला प्राइम किस टाइप का है, इस टाइप का है, इसका आंसर 1 आएगा। टोटल आंसर -1 आ गया। इसका मतलब है कि इस कंग्रेस का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। छोटी सी एक्सरसाइज है। सम ऑफ लेजेंडर सिंबल्स फ्रॉम 1 to p - 1 is 0। सो अगर मैं 1 और p का लेजेंडर सिंबल देखूं, 2 और p का लेजेंडर सिंबल देखूं एंड सो ऑन, इसको सम कर दूं p - 1 और p का लेजेंडर सिंबल में, तो कहते हैं कि इसका आंसर 0 है। सोल्यूशन इसका क्या होगा। आपको पता है कि हमने ये डिस्कस किया था कि आधे जो हैं वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होते हैं और आधे क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज होते हैं। अगर आप मॉड p कंसिडर करते हैं तो इसके कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के अंदर कितनी ऑप्शंस आएंगी। 0 से स्टार्ट होगा और p - 1 तक जाएगा। आपने a ऐसा चूज करना है जो p के साथ GCD 1 दे। ऐसे कितने नंबर्स हैं इधर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के अंदर जो p के साथ GCD 1 देंगे। इनमें से सिर्फ 0 निकल जाएगा, क्योंकि 0 का GCD p के साथ नहीं निकलेगा, क्योंकि हम सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स का GCD निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1 and 2 and so on। ये सारे के सारे नंबर p के साथ रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि p प्राइम था। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर से आधे जो हैं वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज हैं और आधे क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज हैं। इसका मतलब है आधों का आंसर +1 आएगा और आधों का आंसर -1 आएगा। तो एग्जैक्टली हाफ जो है, हाफ ऑफ से p - 1/2 जो है वो आपको 1 आंसर देंगे और हाफ p - 1/2 -1 देंगे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे आधे 1 को, सो p की वैल्यू आप लगा लें, एग्जांपल ले लेते हैं 5। तो ये आपके पास सम बन रहा है 1 5 का लेजेंडर सिंबल, 2 5 का लेजेंडर सिंबल, 3 5 का लेजेंडर सिंबल एंड 4 और 5 का लेजेंडर सिंबल। 1 और 5 का आंसर 1 आता है, 4 और 5 का 1 आता है और इन दोनों का -1 और -1 आता है। तो आधे इसके अंदर से ऑड हैं और आधे
इवन हो गए जो कि n की वैल्यू आएगी, तो ये सम होने के बाद जो आपके पास आंसर है ये 0 आ जाएगा। तो ये इसके आर्गुमेंट्स हैं इसको प्रूव करने के लिए। ये हम जब इसका प्रूफ किया था तो उसमें देख चुके हैं। एक और एक्सरसाइज देखें, लेट p बी अ प्राइम ऑफ द फॉर्म 8k plus 3 does p divides 2p minus 1 by 2 minus 1। सो हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है कि p जो है वो इस टाइप का प्राइम है, 8k plus 3 टाइप का। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि क्या p डिवाइड करेगा 2 raised to power p minus 1 by 2 minus 1 को। सो 8k plus 3 टाइप का कोई प्राइम देखते हैं, कोई हमारे ज़हन में है। सो अगर हम इवन p को 3 लगा लें तो ये 8k plus 3 टाइप का है, क्योंकि 3 का जो रिमाइंडर है वो 3 आएगा मॉड 8 के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि 3 डिवाइड करता है 2 raised to power 3 minus 1 2 minus 1 को। सो इट इज 2 raised to power 3 minus 1 2 कैंसिल हो गया, -1 और 1। क्या 3 1 को डिवाइड करता है? नो। कोई और प्राइम लेके देखें। अगर हम 11 लें तो 8 के मॉड के अंदर 11 जो है वो कंग्रेंट है 3 मॉड 8 के। 11 इज कंग्रेंट टू 3 मॉड 8। इसका मतलब है कि 11 8k plus 3 टाइप का एलिमेंट है। सो ये मेरे पास आ गया p11। क्वेश्चन ये है कि क्या 11 डिवाइड करता है 2 raised to power 11 minus 1 by 2 minus 1। तो 11 minus 1 is 10, 10 by 2 is 5, 2 raised to power 5 minus 1। So 2 5 is 2 square 4, then 8, 16 and 32। 32 minus 1 is 31। तो 11 31 को डिवाइड नहीं करता। तो ये हमने 2 एग्जांपल्स दी इसको देखने के लिए। अगर हम इन जनरल इसका आंसर देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? तो क्योंकि एंड तो आपके पास ऑब्वियस ये है कि क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज के अंदर इसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो पॉसिबली क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की कोई एप्लीकेशन होगी, मैं उसको यूज करूंगा इसका अफर्मेटिव आंसर देखने के लिए, डिसाइडेबल आंसर देखने के लिए कि ये ट्रू है या नहीं है। तो काउंटर एग्जाम्पल तो मैंने वैसे ही दे दी है, तो इसका मतलब है कि हर एक के लिए तो जरूरी नहीं है। देखते हैं किसी एक के लिए जरूरी है या नहीं है। अज्यूम कर लेते हैं कि p जो है वो डिवाइड करता है 2 raised to power p minus 1 by 2 minus 1 को। इसका मतलब क्या होगा कि 2 raised to power p minus 1 by 2 minus 1 is congruent to 0 mod p। डिवीजन का मतलब यही है कि उसको आप करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 raised to power p minus 1 by 2 is congruent to 1 mod p। अब इधर मैं दोबारा एक दफा जाना चाहता हूं आयलर क्राइटेरियन के ऊपर। आयलर क्राइटेरिया क्या था कि अगर a raised to power p minus 1 by 2 congruent 1 mod p के आ जाए तो हम कहेंगे कि a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है और a by p का आंसर भी 1 ही होगा, जो आज हमने शुरू में डिस्कस किया। दिस मीन्स के हमारे पास अगर इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 है। तो मुझे ये इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है आयलर क्राइटेरियन को मिलाने के बाद कि 2 इज अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p। इसका मतलब है कि 2 by p का आंसर 1 आ गया। लेकिन p आपके पास गिवन है 8k plus 3 टाइप का है। अब जरा जो 2 के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है उस पर चलें तो अगर प्राइम 8k plus 3 टाइप का हो जाए तो 2 by p का आंसर -1 आता है। इसका मतलब है कि 2 by p हमारी थ्योरी के हिसाब से तो -1 आता है, लेकिन ये कहता है कि अगर इस चीज को मान लें कि p डिवाइड करता है 2 raised to power p minus 1 by 2 minus 1 को, तो उस केस में उसका आंसर 1 आ जाएगा। ये लीड करता है कॉन्ट्रडिक्शन को। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही वक्त में लेजेंडर सिंबल 1 भी आंसर दे एक फिक्स नंबर के लिए और एक ही दफा उसका आंसर -1 दे दे। तो ये तो हमें पता है कि -1 ही है क्योंकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं। और ये किधर से आ रहा है? ये अज्यूम करने से। इसका मतलब है ये अजम्पशन गलत है, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि p डजंट डिवाइड्स दिस नंबर, p कभी भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। सो इसका अब आपके पास ये जो 2 एग्जांपल्स आप ले रहे थे उसका जनरल प्रूफ लिखा हुआ है। अब
मैं इस टॉपिक को क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ वाले टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहता हूँ और फर्दर रिवीजन करना चाहता हूँ जो इससे पहले टॉपिक्स किए थे उनकी, जो ऑर्डर की थी और फिर उससे रिलेटेड प्रिमिटिव रूट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट नोशन थी और पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऑर्डर्स जो हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पर एक दफ़ा सिर्फ उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर से मेरा क्या मतलब है, मैं ए की पावर्स लूंगा सच दैट कि आंसर 1 मॉड किसी नंबर m के अंदर आ जाए, और ऐसी सबसे छोटी पावर जो है उसको मैं कहूंगा कि ये इसका ऑर्डर है। से मैं मॉड फिक्स करता हूं 5 और एलिमेंट चूज करता हूं इसके अंदर से 4। तो 4 की मुझे ऐसी पावर चाहिए जो मैं इसके ऊपर लगाऊं तो आंसर 1 आ जाए। तो पहला कंसिडर करते हैं 4 raised to power 2 is 16, 4 into 4 is 16 and 16 is congruent to 1 mod 4। सबसे छोटी एलिमेंट 2 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 4 is 2। इसी तरीके से अगर मैं 2 का ऑर्डर देखूं तो 2 की पावर कौन सी लगाऊं कि आंसर 1 mod 5 आ जाएगा। सो 2 की पावर्स देखते हैं, 2 स्क्वायर 4 आता है, 4 1 के बराबर नहीं है। 2 क्यूब लिखते हैं, इट इज 8 3 के बराबर है मॉड 5 में, 1 के नहीं है। 4 लिखते हैं तो इट इज 16 एंड 16 इज 1 मॉड 4। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2 इज 4। ये इत्फाकन इस तरह रिवर्स आ गया कि 4 का 2 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है। इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने जो आयलर थ्योरम किया था जो कि जनरलाइजेशन थी फर्मा थ्योरम की, वो ये कहता था कि ए अगर आपने चूज किया है किसी भी n के साथ रिलेटिवली प्राइम तो a रेज़ टू पावर 5 जो है वो कंग्रेंट आ जाएगा 1 मॉड n के, और a रेज़ टू पावर h अगर कंग्रेंट 1 मॉड n के आ जाए तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो h है। सिर्फ a की कंडीशन है कि h इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो ये रिजल्ट तो हमारे पास जनरली पड़ा हुआ है कि a के ऊपर अगर आप आयलर 5 फंक्शन किसी भी नंबर का कैलकुलेट करके वो a की पावर लगाएंगे तो उसने आंसर 1 देना ही देना है, कंग्रेंट टू 1 मॉड n आना ही आना है। लेकिन हो सकता है कि उसे छोटे भी ऐसे पड़े हों जो कंग्रेंट 1 मॉड n दे दें। तो जो छोटे हैं वो ऑर्डर हो सकता है, कई एलिमेंट्स हो सकता है कि कोई छोटा ना पड़ा हो, तो उसको भी हम 1 मिनट में देखते हैं वो क्या है। तो इस जो डेफिनेशन है ऑर्डर की, उससे एक चीज तो वैसे क्लियर है कि h हमेशा कम होगा 5n से। तो ये जो 5n है, जो आयलर 5 फंक्शन हमने शुरू में किया था 12th लेक्चर में, 13th लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज की थी, वो बेसिकली एक अपर बाउंड साबित हो रही है इस नई नोशन के लिए, ऑर्डर के लिए, कि भाई आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देखें तो वो इससे बाउंडेड है, इससे ज्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं जा सकता। और आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n के अंदर देख रहे हैं तो n के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उन सब का ऑर्डर जो है वो बाउंडेड बाय 5n। तो एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आगे नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे आप n की वैल्यू लेते हैं से 15। अब आप कहते हैं कि जी इधर से मैंने नंबर चूज किए जो 15 के साथ रिलेटिवली प्राइम थे, उनके ऑर्डर देखे, तो हम उसे पहले डायरेक्टली 5n कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज 5 इट इज 5 एंड 5 so it is 2 and this number is 4, so क्योंकि both are prime so p minus 1 so it is 8। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर मैं मॉड 15 में कंसिडर करूँ तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आयलर थ्योरम की वजह से पावर जब भी जाएगी तो उसने 1 दे देना है। तो या तो बहुत हद है कि यही बन जाए, क्योंकि इस पे तो मुझे श्योर है कि 1 मिल रहा है। एक और पॉसिबिलिटी थी कि शायद इससे पीछे किसी पावर के ऊपर 1 हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऑर्डर ये नहीं हो सकता, फिर वो छोटा नंबर होगा। और हमने अपने एक रिजल्ट के अंदर प्रूव किया कि ये इससे ज्यादा स्ट्रांग है, सिर्फ ये लेस देन इक्वल नहीं है बल्कि ये इसके डिवाइजर्स हैं। इससे मेरा ये रिजल्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि अगर 15 का आंसर 8 आ रहा है तो n इज इक्वल टू 15 के अंदर जो एलिमेंट्स के ऑर्डर्स हो सकते हैं वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो गए। अब उस 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसके डिवाइसेस। तो ये ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स हो सकते हैं 15 के अंदर, ये ऑर्डर 2 के हो सकते हैं
ये ऑर्डर 4 के हो सकते हैं, या ऑर्डर 8 के हो सकते हैं। इनके अलावा किसी ऑर्डर का एलिमेंट मॉड 15 के अंदर नहीं हो सकता। तो ये तो पहले एक छोटी सी रिवीजन थी इसकी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नोशन हमने डिफाइन की थी, उसके बाद जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट नोशन डिफाइन की थी वो प्रिमिटिव रूट की थी। If order of some element A which is relatively prime to the number जिसके अंदर आप मॉडल को कंसिडर कर रहे हैं is phi of n, then A is called primitive root. अब जिस तरीके से लास्ट स्लाइड में देखे कि जो मैक्सिमम हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देने की वो phi of n है। तो अगर ये मैक्सिमम को कोई अटेन कर ले तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव रूट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव रूट है? बेसिकली ये जो आपके पास नंबर होता है ये इतना पावरफुल नंबर होता है कि ये पूरे का पूरा रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। उसके लिए हमने एक रिजल्ट किया था कि आप रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम लिखें। बेसिकली आप वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं जिधर से आप ये चूज कर रहे हैं। रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि ऑल ए विच आर फ्रॉम द कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम सच दैट ए एट एन का जीसीडी 1 आ जाए, यानी कि एन के साथ जितने रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं आप वो चुन रहे हैं। और हमने ये भी किया था कि इसकी जो तादाद होती है वो एग्जैक्टली phi of n है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन ही है कि वो सारे के सारे नंबर्स का काउंट करता है जो कि n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो अगर आपने एक सेट में वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं तो उस सेट की जो तादाद होगी वो एग्जैक्टली phi of n होगा। अब आपने एक एलिमेंट लिया से g, उसका नाम रख लेते हैं इसको डिफरेंट करने के लिए। g जो है वो प्रिमिटिव रूट है। आपने g की पावर देनी शुरू कर दी 1 स्क्वायर, यहां तक कि g की पावर phi of n तक चलेगी। अगर g प्रिमिटिव रूट था तो ऑर्डर ऑफ g जो है वो phi of n है, यानी कि g रेज़ टू पावर phi of n इज कंग्रुएंट टू 1 mod n, और g अपने से इस phi of n से किसी भी छोटी पावर के लिए 1 नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने इससे छोटी पावर के लिए 1 दे दिया तो फिर ये g of n छोटा नहीं था सबसे, और ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो क्योंकि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि phi of n जो है वो ऑर्डर बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा ऐसा एलिमेंट होगा जो रेस करने से आंसर 1 आता है, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। g अगर प्रिमिटिव रूट था तो वो आपने ऐसा चूज किया जो 1 के n के साथ जीसीडी 1 देता था तो उसकी पावर्स भी n के साथ जीसीडी 1 देंगी। ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि जीसीडी n के साथ 1 दे रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है 1 से शुरू हो रही है काउंटिंग और phi of n। तो इसका मतलब है कि यही सारे का सारा रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम लिखा हुआ है। तो अब आपके पास रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एलिमेंट की फॉर्म के अंदर आ गई। आपने किसी भी एलिमेंट को डिस्कस करना है तो आपको श्योर है कि वो एक एलिमेंट की पावर है, तो आपने बेसिकली पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा के पूरा रेजिड्यू सिस्टम जो है वो डिस्कस हो रहा है, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम जो है वो डिस्कस हो रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट जो रिजल्ट चाहिए था वो पावर के लिए चाहिए था कि पावर्स के मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ कि पावर्स के ऑर्डर्स क्या होते हैं। सो एक्सरसाइज से पहले एक दफा थोड़ा सा पावर्स को रिव्यू कर लेते हैं। सो अगर मुझे पता हो कि एक एलिमेंट का ऑर्डर डी है तो मैंने ये प्रूव किया था कि एलिमेंट की अगर आप कोई पावर ले लें तो उसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए ओवर के और ऑर्डर ऑफ ए का जीसीडी, यानी कि डी और के और डी का जीसीडी। तो अगर आपने ऐसा एलिमेंट लिया होता जो प्रिमिटिव था तो आपको हर एलिमेंट के ऑर्डर का पता लग जाएगा। सिंपली यहाँ आप उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए और उसको निकाल लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं 5 की एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। 2 जो है इसका प्रिमिटिव रूट है।
अभी मैंने देखा है कि 2 की पावर 4 जो है वो कंग्रुएंट 1 mod 5 आती है और उससे पहले किसी पे नहीं आती। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो 4 है और 4 एग्जैक्टली 5 ऑफ 5 है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है। अब मैं 2 की पावर्स ले लेता हूँ। 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8 एंड 2 4 16। तो मैंने 4 तक जाना था। अब ये mod 5 में किस किस के बराबर है? ये बेसिकली 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3 था एंड 2 की पावर 4 था। 2 2 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 8 जो है वो 3 के बराबर है और 16 जो है वो 1 के बराबर है। तो ये एलिमेंट्स आपके पास सारे आ गए। 2 रेज़ टू पावर 4 को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने इसको कंग्रुएंट टू 1 लिया है, तो इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको देखता हूँ। सो 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है, तो 2 का ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ 2 इज 4। अब मैं यहीं से डायरेक्ट कहता हूँ कि जी बताएं ऑर्डर ऑफ 4 क्या होगा। तो 4 से मुझे ये देखना है कि 2 की कितनी पावर है। 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 4 जो है वो इसके हिसाब से होगा 4 और 2 और 4 का जीसीडी। तो 4 और 2 आ गया, आंसर इज 2। तो ऑर्डर ऑफ 4 2 होगा। अभी हमने शुरू की एक्सरसाइज में देखा कि वो वाकई 2 है। देन ऑर्डर ऑफ 8 कितना होगा? तो मुझे देखना है कि ये 2 की कितनी पावर है। 2 की पावर 3 है। इधर मेरे पास 4 आया, इधर मेरे पास इधर k है, k 3 है और 4 है। 3 और 4 का जीसीडी 1 आएगा, ये 4 है। इसका मतलब है कि 8 का ऑर्डर यानी कि सो इट वाज 8 इज बेसिकली 3, सो 3 का ऑर्डर भी 4 है। तो अगर 2 प्रिमिटिव रूट है तो इधर से एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 3 भी प्रिमिटिव रूट है। एंड देन ऑर्डर ऑफ लास्ट एलिमेंट 1 है, तो उसको हम ट्रिवियली 1 लेते हैं क्योंकि 1 को कौन सी पावर रेज करते कि 1 आंसर आता, तो मुझे कोई पावर रेज करने की जरूरत नहीं है। 1 इटसेल्फ 1 के बराबर है। तो अगर ऊपर कोई भी पावर देखनी हो तो किसी चीज की अगर पावर ना लिखी हो तो 1 होती है, तो इसलिए 1 का ऑर्डर ट्रिवियली 1 होगा। अब इस बेस के ऊपर कि 2 का प्रिमिटिव रूट था, बाकी सारे इसकी पावर्स में लिखे जा सकते हैं और अगर पावर्स में लिखे जा सकते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। तो सिर्फ प्रिमिटिव रूट के आने की वजह से पूरे रिड्यूस्ड रेजोनेंस सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आज हम कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करना चाहते हैं जो कि इस ऑर्डर से रिलेटेड है और प्रिमिटिव रूट से रिलेटेड है। पहली एक एक्सरसाइज है, कुछ एग्जांपल देके पहले क्लियर करते हैं कि लिखा क्या हुआ है। प्रूव दैट 5 of 2 raised to power n minus 1 is divisible by n। से n की वैल्यू ले लेते हैं 4। इधर क्या आ रहा है? 5 of 2 raised to power 4 minus 1, it is 5 of 2 to the 4 to the 8 to the 16 minus 1 is 5 of 15 and 5 of 15 is 5 of 3 into 5 of 5, so it is 2 into 4 which is 8। क्या 4 8 को डिवाइड करता है? यस, n डिवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर आप n की वैल्यू 4 लें, ये नंबर कैलकुलेट करें तो n इस नंबर को डिवाइड करेगा। अब ये जनरल प्रूफ करने के लिए आपको कह रहा है किसी भी n के लिए ट्रू होना चाहिए। सोल्यूशन देखें जरा इसका। पहला मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 2n minus 1 is divisible by 2 raised to power n minus 1। हर नंबर अपने आप से डिविजिबल है। इसका मतलब है 2n minus 1 is congruent to 0 mod 2n minus 1 और 2n is congruent to 1 mod 2n minus 1। तो 2 की एक पावर ऐसी है जो 1 दे रही है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर हो सकता था। क्या ये स्मॉलेस्ट है? तो देखने के लिए अज्यूम करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक और k पड़ा हुआ है जो 1 mod 2n minus 1 दे रहा है एंड k is less than n। तो अगर ये ऑर्डर नहीं होगा तो इस केस के अंदर मुझे उससे छोटा नंबर मिलना चाहिए जो 2 की पावर रेज करें तो आंसर 1 mod दे दे उसी सेम के अंदर। लेकिन ये क्या मुमकिन है? इसका मतलब है कि 2n minus 1 जो है वो डिवाइड कर देगा 2 raised to power k minus 1 को विद k less than n। अगर k less than n है तो ये नंबर छोटा नंबर बनेगा और ये बड़ा बनेगा। तो क्या बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो यही ट्रिक है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इसका मतलब है कि इधर से डायरेक्टली मैं कंक्लूड करता हूँ कि ऑर्डर of 2
इज n इन mod 2n-1। इसका ऑर्डर जो है वो n हो गया, और ये जो आपके पास एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये भी हमने देखा कि ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल जिस मॉड में आप कंसिडर कर रहे हो उसके आईएलएफई फंक्शन को डिवाइड करता है, क्योंकि वो उसकी अपर बाउंड है। सो इन जनरल अगर a रेज़ टू पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m हो और h जो है वो ऑर्डर हो a का, तो जनरली h जो है वो डिवाइड करेगा फाई ऑफ m को, यानी ऑर्डर डिवाइड करता है फाई ऑफ m को। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंस आ रही है 2n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 रेज़ टू पावर n-1। ये पूरा एक नंबर है। सो इसको कंपेयर कर लें, और इधर से मुझे ये पता लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो n है। तो ये रिजल्ट क्लेम करता है कि n डिवाइड करेगा इसके 5 फंक्शन को, n should divide 2n-1, which concludes the exercise. Next exercise देखते हैं। Let m be a positive integer and suppose that ab is congruent to 1 mod m. Prove that the order of a and order of b is same. So example एक कंसिडर करते हैं। से मैं अभी ये प्रूफ किया कि 2 भी प्रिमिटिव रूट है और 3 भी प्रिमिटिव रूट है। तो मुझे पहले सिर्फ इधर से ये देखते हैं कि 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन क्या आंसर देती है मॉड 5 के अंदर। सो 2 into 3 is 6, तो 6 is congruent to 1 mod 5। यही कहता है कि 2 का ऑर्डर और 3 का ऑर्डर सेम होगा। अगर दो नंबर ऐसे हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होंगे। ये तो हमने निकाले थे ऑर्डर ऑफ 2 बराबर है ऑर्डर ऑफ 3 के, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 2 4 आएगा, क्योंकि 2 भी प्रिमिटिव रूट है मॉड 5 के अंदर, 3 भी है। तो एक हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने चेक किया हुआ। अब इन जनरली इसको प्रूफ करना हो तो सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 mod m के, और मैं कंसिडर करता हूं कि k जो है वो ऑर्डर ऑफ a है। मैं दोनों कॉन्ग्रुएंस को रेज करता हूं, a के b के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज़ टू पावर k, 1 ही आ जाएगा मॉड m में। ये हमने कॉन्ग्रुएंसेस में किया था कि पावर्स रेज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर k ऑर्डर है इसका, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि a की पावर k करने से वो 1 देगा मॉड m के अंदर। ये मैंने अज्यूम किया ये ऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि b k जो है वो भी 1 मॉड m आ जाएगा। अब b अगर a की पावर रेज करने से 1 mod m आ रहा है, तो b की पावर उसी पावर से 1 mod m आ रहा है। क्वेश्चन ये है सिर्फ कि क्या k जो है वो b का भी ऑर्डर होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अज्यूम देयर एग्जिस्ट अ नंबर s which is less than k and b raised to power s is congruent to 1 mod m। ये ऐसा ट्रू है। अगर ऐसा ट्रू है तो बजाय k रेज करने के इसी कॉन्ग्रुएंट पे s रेज करें, तो a रेज टू पावर s b रेज टू पावर s इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m आ जाएगा। b 1 हो गया तो उसका मतलब है कि a s इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m आ गया। आपने ज्यूम किया हुआ था कि a का ऑर्डर k है, यानी कि k से छोटी कोई ऐसी पावर आपको नहीं मिल सकती जो आप a के ऊपर रेज करें तो आंसर 1 mod m आ जाए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नंबर एक s पड़ा हुआ है जो k से भी छोटा है, जिससे a की पावर रेज करने से आंसर 1 mod m आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा s नहीं पड़ा हुआ। अगर ऐसा s नहीं पड़ा हुआ तो यही सबसे छोटा इंटीजर हो गया जो b के ऊपर भी लगने से आंसर 1 mod m दे रहा है। इसका मतलब है कि k ऑर्डर b का भी है, k ऑर्डर a का भी था। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ b बराबर है। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि a और b के जो ऑर्डर्स हैं वो बराबर हैं। एग्जांपल देखते हैं कि इससे हमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा मिल सकता है। मैं कंसिडर करता हूं m की वैल्यू मॉड 7 के अंदर। सो मॉड 7 के अंदर मुझे चाहिए a b कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? से मैं a चूज करता हूं 2 और b चूज करता हूं 4।
सो बी मैंने 4 चूज कर लिया, 2 चूज किया, तो 2 4s are 8 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 7। तो ये क्लेम ये कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2 बराबर होगा ऑर्डर ऑफ 4 के इन mod 7। और कोई इसके अंदर देखते हैं। सो ए अगर मैं 3 ले लूं तो बी की कोई ऐसी वैल्यू है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद 1 दे दे। सो बी 5 अगर मैं ले लूं तो 3 into 5 is 15 and 15 is congruent to 1 mod 7। ये आ जाएगा। 2 3 4 5 हो गए, एक एलिमेंट बचा 6। सो अगर मैं ए 6 ले लूं तो 6 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है मुझे जो 1 देता है। सो 6 के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, पेयर ऐसा नहीं मिल रहा। लेकिन इंफॉर्मेशन इधर से मुझे ये मिली कि ऑर्डर ऑफ 3 और ऑर्डर ऑफ 5 जो है वो भी बराबर होंगे। अगर आप एक दफा रिविजिट करें, जब हमने शुरू के लेक्चर में इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन किया था तो उसकी डेफिनेशन यही थी कि उसको किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि वो कंग्रुएंट टू 1 mod m दे दे। तो मैं कहूंगा कि b इज द इनवर्स ऑफ a। और इधर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ a बराबर रहता है ऑर्डर ऑफ b के। सो b इज बेसिकली a इनवर्स। तो ये हम अगर ग्रुप थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एग्जैक्टली उसके साथ साथ चल रहा है। अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन है ग्रुप के हिसाब से तो उसके इनवर्सेस का ऑर्डर भी वही होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। एक एक्सरसाइज ये देखें, फाइंड ऑल दोज इंटीजर्स विच हैव एग्जैक्टली 1 प्रिमिटिव रूट। तो काउंट वो कर रहा है प्रिमिटिव रूट्स का और वो आपके पास एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने ये प्रूफ किया था कि टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स आर phi of m। सो अगर आप m के टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स निकालना चाह रहे हैं तो phi of m आएंगे। एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं, m की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो phi of 5 क्या आएगा? अंदर प्राइम नंबर है तो 4 आ जाएगा और phi of 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 square minus 2 which is 2। इसका मतलब है कि अगर आप m5 लिया हो तो प्रिमिटिव रूट्स के साथ 2 होगी और वो भी आपने देखा है कि ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो एग्जैक्टली 4 आंसर दे रहे हैं विच इज एग्जैक्टली आइलर 5 फंक्शन ऑफ 5। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 दोनों प्रिमिटिव रूट्स हैं, उनकी तादाद कितनी होगी? 2 होगी। अब मुझे ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका सिर्फ एक ही प्रिमिटिव रूट हो। इसका मतलब ये हुआ बाय दिस रिजल्ट कि मुझे ऐसे सारे m निकालने हैं जिनका आंसर 1 आता है। तो अगर मैं इस नंबर को x एज्यूम कर लूं कि x इज phi of m सिर्फ सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप आएगा कि मुझे वो सारे x निकालने हैं जिनका आंसर 1 आए। सो x वो सारे के सारे नंबर होंगे जिनसे पीछे जो रिलेटिवली प्राइम नंबर पड़े हुए हैं वो सिर्फ एक पड़ा हुआ है। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमने डेफिनेशन रखी हुई है phi of 1 is 1, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। या आप x को 2 रख लें तो 2 के पीछे कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर्स पड़े होते हैं? सिर्फ एक ही पड़ा होता है। उसके बाद आप जोन सा मर्जी चलेंगे, अगर वो प्राइम हो गया तो 3 या 3 से आगे कम से कम 2 नंबर पड़े हुए हैं मुझे, लेकिन आंसर 1 चाहिए। और अगर वो ना हुआ तो उसमें से कुछ कम निकल जाएंगे। इन दैट केस भी उसका आंसर जो है वो 1 से बड़ा ही होगा। x की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 आ गई है। x ओरिजिनली बराबर था phi of m के। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इधर से phi of m की पॉसिबिलिटी या 1 है और phi of m की पॉसिबिलिटी या 2 है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या ऑप्शंस आएंगी? phi of m फिर मेरे पास 1 और 2 बचे इसके लिए, और phi of m 2 कब आंसर देगा? phi of m 2 आंसर देगा
3 के लिए और 4 के लिए। इसके अलावा ये 2 कभी भी आंसर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है कि ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव रूट सिर्फ एक ही होगा, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि 4 से आगे आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर करें तो उसके अंदर जो प्रिमिटिव रूट्स हैं उनकी तादाद कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होगी। एक और एक्सरसाइज देखें कि अगर g की एक पावर प्रिमिटिव रूट है तो पावर को खत्म कर देने से वो भी प्रिमिटिव रूट रहेगा। तो जो सीधा तरीका है कि अगर g इज प्रिमिटिव देन दिस इंप्लाइज gk इज प्रिमिटिव, ये गलत है। ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैं g की k की ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा। सो इट इज phi of n ओवर k एंड phi of n। phi of n मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये ज्यूम किया कि g प्रिमिटिव है। तो g प्रिमिटिव का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो phi of n है। तो इन जनरल इसका फार्मूला तो हमें पता है क्या है कि जो भी ऑर्डर ऑफ g हो डिवाइड कर दें उसे पावर और उस ऑर्डर ऑफ g का जो है GCD। तो मैंने क्योंकि g प्रिमिटिव ज्यूम किया तो ये आ जाएगा। अब ये gk का प्रिमिटिव होगा अगर ये बराबर भी phi of n के आ जाए, यानी कि gk का ऑर्डर भी phi of n आ जाए। वो सिर्फ उसी वक्त आएगा अगर जिसके साथ आप पावर ले रहे हैं वो और phi of n के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उनका GCD 1 हो, तो उस केस में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन अब ये रिवर्स कह रहा है कि अगर gk प्रिमिटिव है तो प्रूव करें कि g भी प्रिमिटिव होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखें, एक लाइन के अंदर बड़ा सिंपल है। gk अगर प्रिमिटिव है तो gk का ऑर्डर क्या होगा, phi of n, और ओरिजिनली gk का ऑर्डर जो है वो हमेशा लेस होगा ऑर्डर ऑफ g से। क्यों? क्योंकि gk इस फॉर्मूले के तहत आ रहा है, तो अगर k और phi of n आंसर 1 देते हैं तो एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा। अदरवाइज k और phi of n अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो k और phi of n का आंसर 1 से बड़ा होगा। अगर ये डिवाइजर 1 से बड़ा है तो ये न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा और आंसर इसका रूल आउट होकर छोटा हो जाएगा। दिस मीन्स कि ये इनइक्वालिटी तो मेरी हमेशा ट्रू रहती है। और ऑर्डर ऑफ g भी एक एलिमेंट था, तो इसके ऊपर भी जो अपर बाउंड है दैट इज आइलर फाई फंक्शन। दिस मीन्स कि मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो ऑर्डर ऑफ g रेज़्ड टू पावर k इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g एंड इट इज लेस देन phi of n। अब phi of n जो है इसका ऑर्डर बन रहा है, तो दिस इंप्लाइज कि ऑर्डर ऑफ g इज आल्सो phi of n which proves that g is primitive। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। आज हमने जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज और इससे पहले के जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया। तो जो हमने 13 लेक्चर किया था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज की थी फर्मा थ्योरम से रिलेटेड, फर्मा थ्योरम की जनरलाइजेशन की थी, आयलर थ्योरम और आयलर फाई फंक्शन से रिलेटेड। आयलर फाई फंक्शन के जो है कैलकुलेशंस की थी कि उसको कैलकुलेट किस तरह करना है। उसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू किया था जो कि ऑर्डर से रिलेटेड था और वो कंक्लूड हो रहा था जाके प्रिमिटिव रूट्स के अंदर। फिर हमने पॉलिनोमियल कन्वर्जेंस कुछ देखी, लाग्रांज थ्योरम देखा, वो 13 लेक्चर में देखा था और बाद में उसको यूज किया ये चेक करने के लिए कि जो मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं उनके अंदर प्रिमिटिव रूट जरूर एग्जिस्ट करते हैं। फिर फर्दर चलते गए, kth पावर रेसिड्यूज कंसिडर किए और उनके अंदर से पर्टिकुलरली हमने जो 2th पावर रेसिड्यूज थे उनको कंसिडर किया, उनको क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज का नाम दिया। आज हमने जो है इनकी एक्सरसाइज की है, हमने ऑर्डर से रिलेटेड एक्सरसाइज की है, प्रिमिटिव रूट से रिलेटेड एक्सरसाइज की है और क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज से रिलेटेड एक्सरसाइज की है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।